ईडीयू डॉक्टर इनसाइट के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रथम नगरों की कहानी में आप सभी का स्वागत है। और अपने आज के टॉपिक में, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य क्या कहता है, या अपने अर्थशास्त्र में राजा के बारे में वो क्या कहता है, राजा कैसा होना चाहिए, उसके आदर्शों के संबंध में कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या कहता है, और फिर मंत्रियों के संबंध में उसने क्या प्रकाश डाला हुआ है कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनकी जो ड्यूटीज़ है वो किस तरह से एक मंत्री को अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए, कौन कौन से उनके कर्तव्य होते हैं, और इसके साथ ही आर्थिक दशा के संबंध में वो क्या कहता है, और युद्ध नीति, उस समय तरह तरह के युद्ध होते थे, जो युद्ध की टेक्निक्स है उसके बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या कहता है, इन सभी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त करने में, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक बहुत ही मूल्यवान स्रोत है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वो चंद्रगुप्त मौर्य का परामर्शदाता और प्रधानमंत्री दोनों था। उसके द्वारा लिखित महान ग्रंथ अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। इसमें उसने राजा के कर्तव्य, मंत्रियों के गुण, युद्ध विधियां, कूटनीति के नियम, शासन व्यवस्था के सिद्धांत और बहुत सारी राजनीतिक विषयों पर प्रकाश डाला है। ये पुस्तक 15 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग में शासन व्यवस्था से संबंधित भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी दी गई है। अगर हम डॉक्टर J.F. फ्लीट के शब्दों में बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक विशेष रूप से रुचिकर और अमूल्य स्रोत है। और आइए अब बात करते हैं कि राजा के संबंध में कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या कहता है। कौटिल्य लिखता है कि राजा को योद्धा होना चाहिए। अब आप ये बात ध्यान से सुनिए और फिर आधुनिक जो व्यवस्था है हमारी राजा की उसकी योग्यताएं क्या होती है, और कौटिल्य क्या कहता है कि राजा को किस तरह का होना चाहिए। कौटिल्य लिखता है कि राजा को योद्धा होना चाहिए, वो खूब पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे चारों वेदों, दार्शनिक विषयों, राजनीति और शासन व्यवस्था, व्यापार और उद्योग से संबंधित जानकारी अवश्य होनी चाहिए, उसकी शक्तियाँ असीमित होनी चाहिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उसे शासन व्यवहार चलाने के लिए सुयोग्य मंत्री नियुक्त करने चाहिए, किंतु राजा को उनके हाथों की कठपुतली बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, यानी कि उसे अच्छे नियमों का पालन करना चाहिए और उसे स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहिए। जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो मात्र योग्य होने चाहिए, क्योंकि अगर योग्य मंत्री होंगे तो अच्छी सलाह देंगे, जो कि राजा जो है अच्छी सलाहों को फॉलो करेगा। राजा को सदैव सक्रिय रहना चाहिए ताकि प्रजा भी सक्रिय रहे। यदि राजा क्रोध, लोभ, अहंकार, विलासिता और चापलूसी से दूर रहता है तभी अच्छा शासक वो माना जाता है, और यदि राजा आलसी होगा तो प्रजा भी आलसी हो जाएगी और वो राज्य नष्ट हो जाएगा। और ये चीज़ें उसकी गिरावट का कारण भी बन सकती है, यानी कि राज्य की गिरावट का कारण भी बन सकती है। राजा को अपनी सुरक्षा की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे केवल उन्हीं व्यक्तियों को ही अंगरक्षक नियुक्त करना चाहिए जिनके बाप दादा शाही नौकरी करते रहे हो, यानी कि यहाँ पर वो नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है। वो भी इसलिए क्योंकि वो कहते हैं ना कि इससे जो है वो राजनीति की शिक्षा बच्चे को पैदा होते ही मिल जाती है। इसका एक कारण ये भी है, और जिनकी राज्य के प्रति निष्ठा भी प्रमाणित हो चुकी हो, यानी कि अगर दादा परदादा जो है वो किसी राज्य के प्रति निष्ठावान होंगे, वफादार होंगे, तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी अपने राज्य के प्रति वफादारी की ही शिक्षा देंगे। इसीलिए चाणक्य ने ये बात कही है। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे राजा के आदर्शों के संबंध में। कौटिल्य के अनुसार राजा का सबसे महान आदर्श प्रजा का कल्याण ही होना चाहिए। उसे प्रजा के कल्याण में ही अपना कल्याण समझना चाहिए। उसे वह नहीं करना चाहिए जो उसे अच्छा लगे, बल्कि वो करना चाहिए जो उसकी प्रजा और उसके राज्य के लिए अच्छा हो। उसे प्रजा के दुखों को दूर करने और उनकी शिकायतें सुनने के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए, और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। यानी कि अगर वो प्रजा के हित में निर्णय नहीं लेगा तो प्रजा जो है वो प्रजा में अराजकता फैल जाएगी, और साथ ही प्रजा में आंदोलन होने लगेंगे। वो कानून बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रजा के हित में कोई भी कानून नहीं होता है तो प्रजा उसका विरोध ज़रूर करती है। राजा को कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम बीड़ा उठाया है राजा ने, उसको समय पर ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि कल इस काम को करना और असंभव हो जाएगा। हो सकता है व्यवस्था बदल जाए, तकनीक बदल जाए, या ज़्यादा काम लंबित होने से जो है वो
हो सकता है वो ठंडे बस्ते में पड़ जाए। राजा को साम्राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और उसे सुरक्षित रखने के पूर्ण योग्य होना चाहिए। उसकी सेना शक्तिशाली होनी चाहिए ताकि राज्य का विस्तार भी किया जा सके। अब आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान में देखनी है कि चाणक्य जो है वो राजा को कितने सारे नियम बताता है कि राजा को किस तरह का होना चाहिए, उसे शिक्षित होना चाहिए, उसे जो है वो राजनीति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसकी पिछली पीढ़ियां अगर वो महत्व देता है, बल देता है इस चीज़ के ऊपर कि अगर उसकी पिछली पीढ़ियां राज्य के प्रति वफादार रही है तो हो सकता अवश्य ही उसके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी राज्य के प्रति निष्ठावान हो। और इससे जो दूसरा अनुभव के आधार पर भी जो वो अच्छा रहता है राज्य के लिए। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो वो है राजा के मंत्रियों के संबंध में, अबाउट द किंग्स मिनिस्टर्स, कि उनको कैसा होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजा को शासन व्यवस्था को कुशल ढंग से चलाने के लिए कुछ मंत्रियों को भी अवश्य नियुक्त करना चाहिए अपने मंत्रिमंडल में। वो लिखता है कि जैसे कोई छकड़ा एक पहिए से नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार राजा अकेले शासन कभी नहीं चला सकता। ये मंत्री देश के निवासी होने चाहिए, उनका घराना अच्छा होना चाहिए, वे बहुत समझदार और दूरदृष्टि के स्वामी होने चाहिए, यानी कि इंटेलेक्चुअल उनको होना चाहिए, उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब आप बताइए आजकल के जो मंत्री होते हैं उनको कितना वेदों का ज्ञान होता है, या वो कितने पढ़े लिखे होते हैं, है ना। उनका चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए, वे राज्य के पक्के निष्ठावान होने चाहिए और वे वीर और स्वस्थ होने चाहिए। वे ईर्ष्या और शत्रुता की भावना से कोसों दूर उनको होना चाहिए। आज के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो ये सारी बुराइयां जो है वो आज के मंत्रियों में पाई जाती है। राजा को अपना प्रशासन इन मंत्रियों के परामर्श अनुसार ही चलाना चाहिए, परंतु राजा को कभी भी इन मंत्रियों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। राजा को मंत्रिपरिषद की बैठकें ऐसे स्थान पर करनी चाहिए जहां पर पक्षी भी पर ना मार पाए। राजा द्वारा किए गए निर्णयों को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि जो राजा ऐसा नहीं करता है उसका साम्राज्य स्थिर नहीं रह सकता। अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हो, उसकी जानकारी प्रजा को या आपके दुश्मनों को पहले ही चल जाती है तो फिर जो है वो आपका राज्य बहुत दिनों तक संभव रह पाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर चाणक्य जो है वो बात करता है गुप्तचरों के संबंध में। चाणक्य गुप्तचरों रखने में, राजा को गुप्तचर रखने में वो बहुत बल देता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपने साम्राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गुप्तचर अवश्य ही रखने चाहिए। इन गुप्तचरों के कारण राजा जहां साम्राज्य में घटित होने वाली सभी घटनाओं से परिचित हो सकता है, वहीं वह राष्ट्र की नब्ज को पहचान सकता है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में जो गुप्तचर है वो सिविलियन ड्रेस में घूमेंगे, बाहर जाएंगे, तो बाहर जाकर वो राज्य के में क्या हो रहा है, राज्य में किस तरह की घटनाएं घट रही है, क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें खराब है, इस तरह की जो रोज़मर्रा का लाइफ है लोगों की, उनके बारे में गुप्तचर राजा को सूचना दे सकते हैं। और इन सूचनाओं के आधार पर जो है वो राजा राज्य का शासन व्यवस्था को जो है वो बना सकता है। कौटिल्य के अनुसार उन व्यक्तियों को गुप्तचर नियुक्त करना चाहिए जो उच्च घरानों से संबंधित हो, ताकि उनमें कोई भी भ्रष्टाचार की भावना ना हो, पैसे कमाने की लालसा ना हो, राज्य के प्रति निष्ठावान हो, अपना वेश बदल सकते हो, दूरदर्शी हो और उच्च चरित्र के स्वामी हो। इन जासूसों को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए और उन्हें अनेक भाषाएं आनी चाहिए। ये गुप्तचर राजा को मंत्रियों, सेनापतियों, राजकुमारों, राज्य कर्मचारियों, व्यापारियों, सामान्य और जनमत इत्यादि के संबंध में उपयोगी सूचनाएं भेजते रहते थे। और इन गुप्तचरों को अच्छा वेतन दिया जाता था ताकि ये भ्रष्टाचार, रिश्वत आदि में संलग्न ना रहे। उन्हें अपनी ज़रूरत का जितना उनको ज़रूरत है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उतना उनको जो है वो वेतन मिलता रहे, ताकि वो करप्ट ना हो, किसी के बहकावे में ना आए और पैसों के लालच में जो है वो गलत काम ना करे। कौटिल्य के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां गुप्तचर अधिक लाभदायक प्रमाणित हो सकती है, इसलिए इस विभाग में अधिकतर स्त्रियां होनी चाहिए। उसका ये भी विचार था कि राजा को दूसरे देशों में भी अपने गुप्तचर नियुक्त करने चाहिए, ताकि वहां पर घटित होने वाली राजनीतिक घटनाओं के संबंध में उसे समय समय पर जानकारी प्राप्त होती रहे और अपनी विदेश नीति को भी वो सुदृढ़ रख सके। अब बात करते हैं युद्ध नीति के संबंध में कि कौटिल्य जो है अपनी युद्ध नीति के संबंध में क्या कहता है। कौटिल्य ने युद्ध के संबंध में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। उसके अनुसार आक्रमण करने से पूर्व राजा को शत्रु की शक्ति और दुर्बलता का अनुमान लगा लेना चाहिए और उसी के अनुसार उसको अपने युद्ध के नियम निर्धारित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त इस युद्ध से होने वाली हानि
और लाभ का भी पूर्ण अध्ययन किया जाना चाहिए। युद्ध करने से पूर्व राजा को अपनी राजधानी की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर लेनी चाहिए। राजा को युद्ध के दौरान सेना को प्रत्येक प्रकार के होने वाले खतरों से बचने के लिए पूर्व व्यवस्था कर लेनी चाहिए। युद्ध के समय राजा को वैश्य और शूद्रों को भी सेना में यदि आवश्यकता पड़े तो भर्ती कर लेना चाहिए। युद्ध में ना लड़ने वाले कर्मचारियों जो कि सड़कें, पुल, कुएं इत्यादि बनाते हैं का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए। यानी कि युद्ध के साथ साथ जो है वो एक सेना ऐसी भी युद्ध सेना के साथ साथ एक सेना ऐसी भी रखनी चाहिए जो कि युद्ध में काम आने वाले सड़कें, पुल आदि जो है वो सेना को बनाकर दे सके, जिनका काम युद्ध करना नहीं होता है बल्कि वो पीछे के बाकी काम करते हैं या आगे के बाकी काम करते हैं जो कि युद्ध के समय ज़रूरी होते हैं। राजा को शत्रु की सेना पर उस समय आक्रमण करना चाहिए जब वो असावधान हो, उसे इस बारे में जानकारी ना हो अथवा युद्ध के लिए वो तैयार ही ना हो। और शत्रु को समाप्त करने के लिए प्रत्येक उचित अथवा अनुचित विधि अपना लेनी चाहिए। युद्ध विजित करने के उपरांत राजा को शत्रु की सेना को जहां तक हो सके समाप्त कर देना चाहिए, किंतु साथ ही वहां के लोगों को अपनी ओर मिलाने का प्रत्येक प्रयास करना चाहिए। यानी कि उनको खुश रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि दूसरे जो जिनके साथ युद्ध किया गया था उस राजा की यदि मृत्यु हो जाती है और राजा की पॉपुलेशन, उस राजा की जो प्रजा होती है वो अगर आपके साथ नहीं है तो हो सकता है वो आने वाले समय में आंदोलन करे, विद्रोह कर दे और तख्ता पलटने की कोशिश करे। तो ऐसे में जो है राजा का कर्तव्य बनता है कि उस राजा की प्रजा को पराजित हो चुका है, पराजित राजा की प्रजा को भी वो खुश रखने की कोशिश करे। उनके लिए ऐसे युद्ध नियम बनाए, युद्ध के बाद के ऐसे नियम बनाए जिससे उनकी सुरक्षा भी हो सके और उन्हें कुछ फ़ायदे पहुंचाए जा सके ताकि वो आपके हित में रहे। और फिर वो बात करता है आर्थिक व्यवस्था के बारे में और आर्थिक जो दशा थी उस समय की, कौटिल्य के समय में, मौर्यन डायनेस्टी की थी या जो उस समय बाकी के जो राज्य थे। कौटिल्य के अनुसार लोगों की दयनीय आर्थिक दशा उनके विद्रोह और असंतोष का सबसे बड़ा कारण होती है। यानी कि राजा को कैसी पॉलिसी, इकोनॉमिक जो पॉलिसी है वो किस तरह की अपनानी चाहिए, इस बारे में कौटिल्य कहता है कि किसी भी राज्य के लिए लोगों की निर्धनता सबसे बड़ा अवगुण है, क्योंकि निराश होकर वे शत्रुओं से मिल जाते हैं और अपने ही राजा के अंत का कारण बनते हैं। इसलिए राजा को प्रजा की आर्थिक उन्नति के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करना चाहिए। और अगर हम इन सभी चीज़ों का एस्टिमेट करें कि ओवरऑल वो कौटिल्य कहना क्या चाहता है अबाउट द किंग, और फिर जो आपके आइडियल किंगशिप है, राजा के जो आदर्श हैं उनके बारे में वो क्या कहता है, मंत्रियों के बारे में क्या कहता है, उनकी शिक्षा के बारे में क्या कहता है, उनका परिवार कैसा होना चाहिए, गुप्तचरों के संबंध में वो क्या कहता है, और युद्ध नीति जो वॉर यानी कि टेक्निक्स होती है उसके बारे में वो क्या कहता है। तो इस बात का अगर हम मूल्यांकन करते हैं निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक पक्षों से एक अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। उसने जितनी भी तरह की पॉलिसीज दी है, जितनी तरह के नियम राज्य के लिए बताए हैं, अगर मौर्य साम्राज्य क्यों सक्सेसफुल बन सका, जितनी पीढ़ियों तक अर्थशास्त्र को फॉलो किया गया, युद्ध के प्रॉपर नियमों को फॉलो किया गया, तो मौर्य साम्राज्य जो है वो शक्तिशाली बना रहा। और जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र या उसके द्वारा चलाई गई नीतियों को फॉलो नहीं किया गया, मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और उसकी जड़ें इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई कि अंत में 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य को एक ब्राह्मण जो सेनापति था उनका, पुष्यमित्र शुंग जिसका नाम था, जो कि बृहद्रथ का सेनापति था, और उस बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया गया। इसके लिए और भी कारण रहे हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर या मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में जानेंगे। अंत में हम यही कह सकते हैं कि इस ग्रंथ में राज्य की नीतियों की, विभिन्न समस्याओं और शासन की कला का जितना सुंदर विश्लेषण किया गया है, उतना सुंदर और व्यापक विश्लेषण शायद ही विश्व के किसी भी प्राचीन राजनीतिक विचारक ने किया हो। कोई भी इतनी ज़्यादा बातें राज्य के संबंध में और राजा के संबंध में नहीं कहता। नीतियों के संबंध में, खासकर पॉलिसीज जो बनाई जाती है उसके संबंध में कोई भी इतना वर्णन नहीं करता है। इस बारे में अगर हम डॉक्टर रोमिला थापर के शब्दों में माने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, तो उनका कहना है कि इसका महत्व इसमें है कि वो
उस समय के प्रचलित आर्थिक और राजनीतिक विचारों का सुचारू रूप से विश्लेषण प्रस्तुत करती है और इससे बढ़कर ये तत्कालीन परिस्थितियों के बिल्कुल अनुकूल थी। जो उस तरह समय की परिस्थितियाँ थी उस समय की परिस्थितियों के बिल्कुल अनुकूल था। और अगर हम आज के संदर्भ में भी बात करते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमारे राजनेता, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करने वाले लोग हैं, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को या प्राचीन राज्य जो व्यवस्था थी उनको थोड़ा भी पढ़ें, थोड़ा भी उनके बारे में जानने की कोशिश करें और उनको थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें हम आज के दौर में संदर्भ में भी अपना सकते हैं अपनी कमियों को देख के, तो अगर हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कुछ तो सुधार आएगा। तो edu.insight में आज बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों को पाने के लिए आप देखते रहिए edu.insight। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप स्पेसिफिक कोई लेक्चर चाहते हैं कि हम इस विषय पर भी रिकॉर्ड करें और भी कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए आप अपने सुझावों को इसमें शामिल करना चाहते हैं तो आप हमें अपने सुझाव भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।